कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। गौशाला वाले की सफलता। श्यामलपुर नाम के गांव में सचिन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारी खेती थी, मगर उसे पता नहीं था कि खेती के साथ क्या किया जाए। उसकी पत्नी सविता बहुत होशियार औरत थी। दोनों को भी अपनी जमीन पर थोड़ा भी घमंड नहीं था। सविता और सचिन दोनों जिम्मेदार नागरिक थे, हमेशा गांव वालों की मदद किया करते थे। उन्हें एक लड़की थी रेवा और एक लड़का था किशन। दोनों भी बहुत होशियार थे, स्कूल में हमेशा अव्वल आया करते थे। ऐसे ही एक दिन सचिन अपने घर के बाहर बैठकर सोच रहा था, क्या किया जाए जिससे मैं मेरी खेती को समृद्ध कर सकूं। क्या हुआ है पिताजी, आप इतना सोच में डूबे हुए दिखाई दे रहे हो। बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि हम हमारी खेती को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। पिताजी, मैं एक बात बताऊं। हाँ मेरी बेटी, बताओ। पिताजी, मैं सोच रही थी कि हमारे गांव में हमें दूध मिलने की बड़ी समस्या है और इसी समस्या को हम हमारा साधन बना सकते हैं। जैसे? पिताजी, हम गौ पालन कर सकते हैं और उसके लिए हमारी जमीन है ही। हम उसमें ही उनको रखेंगे और उनकी देखभाल करेंगे और अपना खुद का धंधा शुरू करेंगे, जिससे हमारे गांव को मदद मिल सकेगी। अरे वाह मेरी बच्ची, कितना अच्छा विचार बताया है तुमने। मैं तुम्हारे इस सुझाव के बारे में जरूर सोचूंगा। ऐसा कहकर सचिन घर में चला जाता है और घर में जाकर अपनी पत्नी सविता से इस बारे में बात करता है। अरे सविता, हमारी रेवा ने हमारी एक और परेशानी दूर कर दी है। वो कैसे? रेवा ने हमें गौपालन का सुझाव दिया है, जिससे हमारे गांव की दूध की समस्या भी दूर हो जाएगी और हमें भी एक नई शुरुआत मिल जाएगी। हाँ, विचार तो अच्छा है आपका, मगर इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम बैंक से लोन ले लेंगे। मैं अभी बैंक में जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर सचिन बैंक में जाकर लोन के लिए एप्लीकेशन दे देता है और घर आकर आराम करने लगता है। गायों को जितना जल्द से जल्द खरीद लूं उतना अच्छा होगा। बस एक बार ये बैंक का लोन मिल जाए। कुछ दिनों बाद उसे वो लोन मिल जाता है। लोन से मिले पैसों की मदद से सचिन 10 गायों को खरीद लेता है। अपने खेत में एक बड़ा सा फार्म बनाता है, जिसमें गायों की खाने पीने की तथा रहने की व्यवस्था की जाती है। सचिन और सविता दोनों मिलकर अपनी खेती के साथ साथ गायों की भी अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। ऐसे ही एक दिन सचिन ने गायों का दूध निकाला और उसे बेचने डेयरी में चला गया। अरे सचिन भाई, तुम यहाँ? दूध चाहिए? अरे नहीं भाई, मुझे दूध नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ मेरे गायों का दूध बेचने आया हूँ। क्या तुम हर रोज मेरा दूध खरीदोगे? अरे भाई क्यों नहीं, मुझे अच्छा दूध मिलने से मतलब। मैं अच्छा ही दूध लेकर आऊंगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। ठीक है भाई, अगर तुम अच्छा दूध हर रोज दोगे तो मैं हमेशा तुमसे ही दूध लूंगा। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर सचिन घर चला आया। तभी उसकी बेटी रेवा ने उससे कहा, पिताजी, मैं क्या सोच रही हूँ, हमारे गांव में अभी सभी लोगों को दूध मिल पाएगा, मगर बाकी के गांवों के लोगों को उनको कैसे दूध मिलेगा? इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हाँ बेटी, मगर अभी हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन चले गए। अब कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी। लोगों की दूध की मांग बहुत बढ़ गई थी, लेकिन सचिन के पास का दूध कम पड़ रहा था। सचिन ने सोचा कि अगर वो और ज्यादा गाय लेकर आए तो उसे पर्याप्त दूध मिल सकता है। अरे सविता, मैं सोच रहा हूँ कि हम और कुछ गाय लेकर आए। तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, विचार अच्छा है, मगर अभी के अभी हमारे यहाँ इतनी सारी गाय कैसे आ सकेगी? मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पास थोड़े से जेवर पड़े हुए हैं, मैं उसको कभी इस्तेमाल भी नहीं करती। अभी के लिए आप इसे गिरवी रखो, बाद में हम उन्हें छुड़वा लेंगे। सविता, मैं ये जेवर नहीं ले सकता। ये तुम्हारे शादी के जेवर है। मैं आपको इन्हें बेचने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपको बस इन्हें गिरवी रखने के लिए कह रही हूँ। ठीक है सविता, मैं ये जेवर अभी के अभी गिरवी रख कर आता हूँ और उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे नई गाय खरीद लेंगे। ऐसा कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है। गहने गिरवी रखकर बाजार जाकर उन पैसों से 2 और गाय खरीद कर लाता है। ऐसे ही एक दिन, पिताजी, मेरे पास एक बहुत अच्छी कल्पना है, आप सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। हाँ बोलो बेटी। पिताजी, मैं सोच रही थी कि हमारे गायों का गोमूत्र और उनके गोबर से भी हम कुछ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पिताजी, हम गोमूत्र को अच्छी तरह से पैक करके बेच सकते हैं और हम गोबर से उपले तथा गोबर के दिए भी बना सकते हैं।
और इसी तरह से हम और गाय से बनने वाले बहुत सारे उत्पादन बना सकते हैं, जैसे अगरबत्ती और धूप। विचार तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। हम ऐसा ही करेंगे। अगले ही दिन सचिन ने अपनी गौशाला में थोड़े बदलाव किए। उसने गौशाला में कुछ पाइप लगवाकर गायों का गोमूत्र एक टंकी में जमा करना शुरू किया। वो जमा किया हुआ गोमूत्र सचिन छोटी बोतलों में पैक करने लगा। उसने गायों के गोबर के उपले और दिए बनाना भी शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ बेटी रेवा ने YouTube से सीखकर गोबर की अगरबत्तियां और धूप बनाना शुरू कर दिया। और अब सचिन और सविता ये सारे उत्पादन बाजार में जाकर बेचने लगे। अजी, हमारा ये व्यवसाय चलेगा ना? अरे भाग्यवान, चलेगा नहीं दौड़ेगा। अब तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। दिवाली के दिनों में उन्होंने खूब मुनाफा कमाया। सचिन ने अब कुछ और गायें खरीद ली और अपनी बेटी और पत्नी की सहायता से एक आम किसान से एक सफल व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिन परिस्थिति में हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। एक शामगढ़ नाम के गांव में बहुत ही पानी की समस्या थी। वहां के लोग पानी के लिए टैंकर मंगवाया करते थे। टैंकर के पानी से लोगों का दिन का गुजारा हुआ करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर उस गांव में पानी की समस्या भीषण हो रही थी। उस गांव में सरपंच जी का बेटा श्याम ये सब देखकर बहुत चिंतित रहा करता था। और ऐसे में एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि अगर इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं तो मुझे पहले इस गांव की पानी की समस्या दूर करनी होगी, मगर मुझे इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ नया। ऐसे सोच में उसके बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन सूखी नदी के किनारे बैठे श्याम और उसके मित्र सुधीर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी, अरे सुधीर, मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस गांव की पानी की समस्या दूर करना चाहता हूँ, मगर तरीका नजर ही नहीं आ रहा। हाँ श्याम, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, मगर हम क्या कर सकते हैं? हम इतने पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? कहाँ से आएगा इतना सारा पानी? तुम कैसे लाओगे? इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद श्याम नदी के किनारे घूम रहा था। तभी एक जगह बहुत बड़ा तरबूज दिखाई दिया। वो तरबूज देखने के बाद श्याम की आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखकर श्याम उसके पास चला जाता है और उसे चारों ओर से निहारता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। अगर मैं इस तरबूज का सही तरीके से इस्तेमाल करूं तो मेरे गांव को इसकी सहायता होगी और इसके उपयोग से मैं गांव में पानी लेकर जा सकता हूं। ये अच्छा आइडिया है। अब शाम गांव में आकर एक बड़ा विशाल ट्रक लेकर चला जाता है और उस तरबूज के पास खड़ा कर देता है। अब वो कुछ आदमियों को बुलाकर उस तरबूज को उठाकर अपने ट्रक में रखवाता है और उस ट्रक को लेकर वहां से चला जाता है और घर जाकर, बेटा, ये क्या लेकर आए हो? इतना बड़ा विशाल तरबूज तुमने कहाँ से खरीद कर लेकर आए? पिताजी, ये तरबूज नदी के किनारे पड़ा हुआ था। मेरी नजर गई तो मैंने उसे उठाकर घर लेकर आया और इसकी मदद से गांव में पानी की समस्या दूर करना चाहता हूँ। तुमने ये बहुत अच्छा विचार किया है बेटा। मैं तुम्हारे इस विचार से बहुत खुश हूँ। अब ये सब देखकर सरपंच जी अपने बेटे को मदद करने की इच्छा दर्शाते हैं और वो श्याम से, बेटा, जिस भी प्रकार की मदद चाहिए बेझिझक मुझे बोलना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है पिताजी, अगर मुझे किसी भी चीज की मदद लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं। अब श्याम उस तरबूज को लेकर एक जगह रख देता है और उसका ऊपर का हिस्सा काटकर उसमें अंदर का सारा भाग निकाल डालता है और वो निकालने के बाद उस तरबूज में नीचे एक छेद कर देता है और उस जगह पर वो एक नल लगा देता है और वो तरबूज को अच्छी तरह से ट्रक में रखकर उस ट्रक को दूसरे गांव में ले जाकर वहां से उसमें पानी भरता है। और पानी भरने के बाद शाम वो ट्रक लेकर अपने गांव में चला आता है और गांव में जाकर गांव के बीचों बीच ट्रक को खड़ा कर देता है और पूरे गांव वालों से लाउड स्पीकर लगाकर कहता है, सुनो 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 गांव वालों, आज तक हमारे गांव में पानी की बड़ी भीषण समस्या थी, मगर आज के बाद ये समस्या कभी भी नहीं रहेगी। भैया, ये कैसे मुमकिन है? मैंने हमारे गांव में एक विशाल तरबूज ट्रक बनाया है।
इसकी मदद से हमें कभी भी पानी की समस्या नहीं रहेगी और हमें इस बरसात में ढेर सारे पेड़ पौधे लगाने होंगे, समझे? हाँ श्याम भैया, इस बरसात में बहुत सारे पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे। ऐसा बोलते ही सारे लोग इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और विशाल तरबूज के नल से सारे गांव वालों को पानी बांटता है और सारे गांव वाले पानी पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर शाम को ढेर सारा धन्यवाद देते हैं। अब ये सब देखकर सरपंच जी की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने लड़के का नाम और उसका काम देखकर फूले नहीं समाते। अब गांव वालों को पानी का महत्व समझ आ जाता है और उस गांव के लोग अब पानी का महत्व समझकर उसकी कीमत करना जानते हैं और गांव में अगली बारिश के मौसम में सारे गांव वाले अब बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। इसी तरह शाम अपने गांव वालों की विशाल तरबूज की सहायता लेकर मदद करता है। एक शांतिनगर नाम के शहर में रमेश और सुरेश नाम के दो बेटे अपनी माँ के साथ रहा करते थे। माँ उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद अकेले ही घर का गुजारा किया करती थी। उनके घर में बहुत गरीबी होने के कारण दोनों ही बच्चों को वो नए कपड़े नहीं लेकर दे सकती थी, मगर वो अपने बच्चों को हमेशा ही अच्छी शिक्षा दिया करती थी। उसके दोनों बेटे भी बड़े होशियार थे। उन्होंने उसे कभी अकेले पढ़ने नहीं दिया था। अब एक दिन सुरेश और रमेश सोचते हैं कि अरे सुरेश, हमारी माँ कितनी मेहनत करती है, क्या हम हमारी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? हाँ रमेश, यही विचार मेरे मन में कई बार आया। तो हम क्या कर सकते हैं माँ के लिए? हम कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये तुम्हारा अच्छा विचार है। हम दोनों ऐसा ही करेंगे जिससे हम अपनी माँ को कुछ खुशियां दे सकें। हाँ चलो, हम कुछ काम ढूंढते हैं। अब सुरेश और रमेश एक दुकान पर पेपर बांटने का काम ढूंढ लेते हैं। वो दोनों सुबह सुबह घर जाकर पेपर बांट कर आया करते थे और उनके पैसों से उन्होंने माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। माँ, मैंने आपके लिए एक साड़ी खरीदी है, ये हम दोनों मिलकर लाए हैं। माँ, ये साड़ी तुम्हें पसंद आई? हमने हमारी कमाई से ली है। अरे, ये तुम दोनों ने कब ली और इसकी क्या जरूरत थी? अरे माँ, इसकी जरूरत थी आपको। आप हमारे लिए कितना करती हैं? अरे माँ, तुम्हारे लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना ही तो किया है। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो और मुझे भगवान की कृपा से मिले हो। ऐसा कहकर माँ ने रमेश और सुरेश को गले लगा लिया और अपना काम करने के लिए चली गई। अब सुरेश और रमेश दोनों मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। उनकी परीक्षा में मार्क्स भी अच्छे आते थे। इसी वजह से उनसे माँ बहुत खुश हुआ करती थी। अब रमेश और सुरेश बड़े हो गए, उनकी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। वो बहुत अच्छा काम करने लगे। अब उनकी माँ को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दिन रमेश और सुरेश अपनी माँ से कहते हैं, माँ, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम काम छोड़ दो। दोनों बेटे यही बात बोलने लगते हैं। फिर उनकी माँ उनसे कहती है, अरे मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए ऐसा सोचा, यही बहुत है। मुझे और क्या चाहिए? अब तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो। अब तुम तुम्हारे बारे में सोचो कि आगे तुम्हें क्या करना है। ऐसा बोलकर माँ वहां से चली जाती है और रमेश और सुरेश अपनी अपनी सोच में डूब जाते हैं कि माँ के बोलने का क्या मतलब है। अब कुछ दिनों बाद रमेश और सुरेश अच्छी घर की लड़कियों के संग शादी कर लेते हैं और उनसे शादी करने के बाद वो एक ही घर में सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगता है। और अब रमेश सुरेश की बीवियां अपने पति से कुछ न कुछ बात पर झगड़ा किया करती थीं। रमेश की बीवी का नाम था शीला और सुरेश की बीवी का नाम था सीमा। दोनों एक दूसरे के संग बहुत अच्छी तरह से रहा करती थी, मगर उनकी माँ का कुछ भी काम नहीं किया करती थी। बच्चों की शादी हो जाने के बाद उसके बेटों ने उससे कहा था कि अरे माँ, अब तुम्हारी बहुएं आ गई हैं, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। इसी वजह से माँ अब कोई काम नहीं कर रही थी, मगर ये सब देखकर बहुएं सास से बड़ी ईर्ष्या किया करती थी और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। इसी वजह से वो अपने पतियों से हमेशा माँ के बारे में शिकायत किया करती थी। शीला रमेश से बोली, अजी सुनते हो, आपकी माँ कुछ भी काम नहीं करती है और अगर बच्चों को संभालने की बोलो तो बोलती हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे काम करने के लिए मना किया है। ऐसा बोलकर वे बात टाल देती हैं। अरे क्या बात कर रही हो ये तुम भाग्यवान, हमने तो माँ को ऐसे ही कहा था, मगर लगता है उन्होंने बहुत मन से ले लिया। चलो जाने दो ना। अब इधर सुरेश का भी यही हाल था। उसकी पत्नी भी उससे शिकायत कर रही थी। सीमा बोली, अजी सुनते हो, माँ ना कुछ भी काम नहीं करती मगर हमारे पैसों से मजे कर रही है। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें माँ का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
अब ऐसा सोचकर सुरेश और रमेश एक दिन घर में बैठकर ऐसे ही गप्पे मार रहे थे। तभी माँ का विषय निकला तो सुरेश बोला, अरे रमेश, अब माँ को संभालना हमारे बस की बात नहीं है। हम हमारी माँ को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं भेज देते? उससे हम भी खुश रहेंगे और हमारी बीवियों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, हम ऐसा ही करेंगे। अब दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। अब कोई टेंशन नहीं, ऐसा सोचकर दोनों भाई अपनी पत्नियों के संग सो जाते हैं। बच्चे ये सारी बातें सुन लेते हैं, मगर उन्हें ये बात पसंद नहीं आती। वो उनकी दादी के पास जाकर उन्हें एक योजना बताते हैं। दादी जी, आपको माँ और पिताजी वृद्धाश्रम भेजने के लिए सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा? दादी जी, मेरे पास एक अच्छी योजना है। मैं आपको एक योजना बताता हूँ, आप वैसे ही करना जैसा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, आप जैसा बताओगे मैं वैसे ही करूँगी। दादी, कल हम आपको एक बड़ा सा संदूक ला कर देंगे और उसमें आपको जायदाद के नकली कागज रख देना और घर में बताना कि ये मेरे पति ने मेरे नाम पर किए हैं। ठीक है बेटा। बच्चे रात को ही एक बड़ा संदूक लेकर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, दादी, ये बहुत ही बड़ा संदूक है और अब इसमें आप कल कुछ जायदाद के पेपर रख देना, जिससे इन्हें भरोसा हो जाएगा कि आपके पास कुछ तो पैसे हैं। फिर ये लोग आपके घर में अच्छे से देखभाल करेंगे और हम आपके साथ रह पाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे भी आपके साथ ही रहना है। आप चिंता मत करो, आपकी वजह से ही मैं मेरे परिवार के साथ रह सकती हूँ और मुझे क्या चाहिए इस जिंदगी में। बच्चे अपनी दादी से बड़े प्यार से मिलते हैं और उनको लेकर दादी सो जाती हैं। अब अगले दिन बच्चे जैसा बताते हैं, दादी ठीक वैसा ही करती है। अब रमेश और सुरेश को यह पता नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं, तभी वो कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। बेटा, अब मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम पर 50 एकड़ जमीन करके रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके मरने के बाद जो मुझे संभालेगा उसके नाम पर ये जायदाद हो जाएगी। माँ की ये बात सुनकर रमेश और सुरेश हक्के बक्के रह जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं। रमेश सुरेश से बोला, अरे हमारी माँ के पास इतने सारे रुपए की जमीन है, क्या तुमको इसके बारे में पता था? नहीं भाई, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब सुरेश और रमेश अपनी माँ को अच्छी तरह से संभालने लगते हैं और उनकी दोनों ही बहुएं उनकी इतनी सेवा करती हैं कि माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अब बच्चे भी बड़े खुश थे कि वो अब उनकी दादी के संग रह सकते हैं। बच्चे दादी से बोले, देखो अब सब कितनी अच्छी तरह से आपसे बर्ताव कर रहे हैं, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, मुझे और क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे साथ रहने को मिल रहा है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों की बातें सुन दादी बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा तुम्हारी वजह से मुझे इस घर में रहने के लिए अच्छे तरीके से देखभाल मिल रही है। अब दादी, बेटे और बच्चे खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। श्रीरंगपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रवि बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। रोज सुबह जल्दी उठकर अपने बैलों को घास डालता, फिर घर के सामने लगाई हुई बाग में पेड़ पौधों को पानी डालता और ये सब करके खेत में चला जाता। वो और उसकी पत्नी दिन भर खेतों में मेहनत किया करते थे, लेकिन इस साल बारिश अच्छी ना होने के कारण खेतों में फसल भी अच्छी नहीं आई थी। इसी बात को लेकर रवि और उसकी पत्नी गीता बहुत चिंता में रहते थे। आपको क्या लगता है इस साल हमारा गुजारा हो जाएगा? क्योंकि फसल ही नहीं आई है और खेत के कुएं का पानी भी कम हो गया है। नहीं तो हम कुएं के पानी से कुछ सब्जियां उगाकर बेच सकते थे। पता नहीं भाग्यवान, इस साल हमारे नसीब में क्या लिखा है। जो भी होगा देखा जाएगा, तुम चिंता मत करो। बात तो गीता एकदम सही कह रही है। मैं खुद भी सोच सोच कर परेशान हूँ कि आगे क्या करूँ। 3-4 महीने तो हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरी फसल आने तक क्या करूँ, गुजारा कैसे होगा। तभी रवि को उसके बच्चे राहुल और रूपाली हंसते खेलते हुए स्कूल से आते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों को हंसता खेलता घर आते देख रवि अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। दोनों बच्चे उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और उसके गले लग जाते हैं। आ गए मेरे 2 अनमोल रतन, चलो अब जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो। हाँ पिताजी, हम अभी आए। सब लोग घर में जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रवि और गीता अपनी बैल बंडी लेकर खेत में जाने के लिए निकलते हैं। खेत में जाकर अपने अपने काम पूरे कर लेते हैं। जब सूरज सिर पे आता है तो दोनों एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ जाते हैं। अजी,
आपने तो कल मेरी बात टाल दी, लेकिन क्या सचमुच आपको आगे का सोचकर चिंता नहीं होती? हाँ, चिंता तो बहुत होती है मुझे, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तुम्हें तो पता है, एक किसान का जीवन बिल्कुल भगवान के ऊपर निर्भर है। अच्छी बारिश आई तो अच्छी फसल होगी, लेकिन फिर बाजार में बेचने जाओ तो हमें उसके अच्छे दाम भी नहीं मिलते। और हमारा उगाया अनाज अगर हम दुकान से खरीदने जाए तो वो भी बड़े चढ़े दाम में खरीदना पड़ता है। ना भगवान साथ देता है और ना ही ये बीच में बैठे दलाल चारों तरफ से किसान को जकड़ कर रखा हुआ है। हाँ जी, वो तो है। दोनों अपना खाना और काम खत्म करके घर चले जाते हैं। आज भी रोज की तरह रवि अपने बच्चों की राह देखते हुए आंगन में बैठा हुआ था, लेकिन अभी तक राहुल और रूपाली नहीं आए थे। गीता, बच्चे अभी तक नहीं आए। स्कूल की छुट्टी होकर तो अभी 2 घंटे हो गए। इतना वक्त क्यों लग रहा है दोनों को? अजी बच्चे हैं, खेल रहे होंगे कहीं, आ जाएंगे, आप इतनी चिंता मत करो। रवि को बेचैनी सी होने लगी। अपने मन को बहलाने के लिए वो गायों को घास डाल रहा था। तभी उसकी बच्ची रूपाली दौड़ते हुए रवि के पास आई और उसे चिपक कर रोने लगी। ये देखकर गीता भी बहुत डर गई। क्या हुआ मेरी राजकुमारी, क्यों रो रही हो? और राहुल कहाँ है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? रूपाली बहुत रो रही थी। ये देखकर गीता को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। वो रूपाली के पास आई और उससे पूछा, अरे बेटा ऐसे रो मत, क्या बात है, जल्दी बताओ। माँ, राहुल भैया खेलते खेलते सड़क पर एक बड़ी गाड़ी से टकरा गए, उन्हें बहुत चोट आई है। माँ, वहाँ पर खड़े लोग भैया को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सब सुनकर रवि और गीता के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। गीता रोने लगती है। रवि अपने आप को संभालता है। तभी रवि के पड़ोसी किशन और रामू वहाँ आते हैं। रवि उन दोनों के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। अरे रामू, अब क्या होगा? मेरे राहुल को कितनी चोट आई होगी। रवि भाई, तुम हिम्मत मत हारो। क्या पता वहां जाकर हमें पता चले कि कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं। अपने आप को संभालो। तीनों दोस्त हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर तीनों को उनके केबिन में बुलाते हैं। देखो रवि, राहुल के सिर के पिछले हिस्से में बहुत गहरी चोट आई है। वो भी आईसीयू में है। हमें तुरंत 2 दिन में सर्जरी करनी होगी, वरना राहुल कोमा में भी जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपको जो सही लगे वो करिए, बस मेरे राहुल को बचा लीजिए। रवि, तुम्हें 2 दिनों में 5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। तुम जल्द ही पैसों का इंतजाम करो। मैं तुरंत शहर से डॉक्टरों की टीम बुला लेता हूँ। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। रवि अब बहुत चिंता में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाए। रामू और किशन राहुल के पास रुकते हैं और रवि खुद पैसों का इंतजाम करने के लिए घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते से जाते जाते वो सोचता है, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार है जो मुझे इतनी बड़ी रकम दे। अब मुझे मेरी जमीन और घर बेचना पड़ेगा। मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भर लूंगा, लेकिन मुझे मेरे राहुल को बचाना है। रवि घर जाता है और गीता को सारी बात बताता है। गीता बहुत डर जाती है। वो अपने पास जो 1-2 जेवर थे वो सारे रवि को दे देती है। रवि वो जेवर लेकर सोनार के पास जाकर बेच आता है और अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले एक बार अपने खेत जाने की सोचता है। वो खेत में जाकर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है, जहाँ वो हमेशा बैठा करता था, और जोर जोर से रोने लगता है। हे मेरे पूर्वजों, मुझे माफ कर देना। मैं ये हमारी पुश्तैनी जमीन नहीं बचा पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। रवि अपने खेत की थोड़ी मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाता है। तभी रवि को एक आवाज सुनाई देती है, रवि, रो मत रवि। रवि इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। तुम्हारे पीछे देखो रवि, मैं हूँ बरगद का पेड़। पेड़, तुम बोल सकते हो? डरो मत रवि, मैं तुम्हारा बरगद का पेड़ हूँ। और हाँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं सदियों से तुम्हारे खेत में हूँ। तुम और तुम्हारे सभी पूर्वजों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। डरो मत दोस्त, तुम मुझे मेरे बेटे जैसे हो। मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रवि घटी हुई सारी घटना उस जादुई पेड़ को बयां करता है। अब तुम ही बताओ, ये जमीन बेचने के सिवाय मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी जादुई पेड़ रवि के सामने एक सोने से भरा हुआ बहुत बड़ा घड़ा रख देता है। ये लो, ये सोने का घड़ा तुम घर लेकर जाओ। इसमें से कुछ सोना बेचकर तुम अपने बेटे का इलाज कर लो और बचे हुए पैसों से जरूरतमंद लोगों की मदद करो। ये धन तुम्हारे पास हमेशा रहेगा।
रवि उस जादुई पेड़ को बहुत धन्यवाद देता है और वो घड़ा घर लेकर जाता है। घर जाकर गीता को वो सारी घटना बताता है। उस घड़े में से थोड़ा सा सोना रवि सोनार को बेच देता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है। कुछ दिनों बाद राहुल भी स्वस्थ होकर घर आता है और एक बार फिर रवि के घर में खुशहाली छा जाती है। रवि उस जादुई पेड़ से मिले खजाने का सही इस्तेमाल करता है। गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाता है ताकि गांव के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। जादुई पेड़ भी उसके दिए हुए धन का सही इस्तेमाल होते देख बहुत खुश था।